तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। आज हम लोग एक ऐसी स्टूडेंट से मिलने वाले हैं जिसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाया है। सबसे पहले मैं आपको जितेंद्र के पास लेके चलना चाहता हूँ। जितेंद्र अपने बारे में बताइए। पहले आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए अपने। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, कैसे आपने पढ़ाई मतलब का ग्रेजुएशन में क्या किया, कैसे बताइए अपने बारे में जितेंद्र। जी सर, नमस्ते। मेरा नाम जितेंद्र भिलवाड़ा है और मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का रहने वाला हूँ। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और यहाँ पर जो कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था, नया नया 2018 में स्थापना हुई थी उसकी। और वहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और उसके बाद फिर मैंने जेआरएफ की तैयारी की थी, जिससे मैंने जेआरएफ क्लियर किया है। कौन कौन है आपके घर में जितेंद्र? सर, मेरा पूरा परिवार संयुक्त परिवार है। और मेरे माता पिता, दादाजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं जो ओके। वर्तमान में अभी वर्ग 3 की वैकेंसी उन्होंने निकाली है और ज्वाइन कर लिया है उन्होंने फिलहाल। क्या पोजीशन है आपके घर में? आपका मतलब कि आप पहले छोटे बच्चे हैं या बीच में हैं या बड़े हैं? क्या पोजीशन है आपकी? जी सर, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा है, सबसे छोटे हैं कह और सबसे सकते हैं। बड़ा सबसे छोटे हैं आप जी घर में। सबसे बड़ा कीर्तिमान आपने हासिल किया। आपने अपने ही घर में नहीं, पूरे गांव में राजस्थान का नाम आपने रोशन किया है। दूसरी मैं बात आपसे जितना जानना चाहता हूँ, जब आपका जेआरएफ का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ यूजीसी नेट का, क्या रिएक्शन था आपके परिवार, दोस्त, भाई बंधुओं का? क्या उनका रिएक्शन था आपके रिजल्ट पर? जी सर। सर, सबसे पहले तो मैं एक एग्ज़ाम देने गया था। उसी समय पटवारी की एग्ज़ाम चल रही थी, ओके। तो उसकी एग्ज़ाम देने गया था। और मैं जब बीच में आ रहा था तो मुझे पता था कि इस तारीख को, डेट को अनाउंस होने वाला है रिजल्ट। जी। तो उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि हो सकता है नेट हो, केवल जेआरएफ ना हो। तो हम्म। ऐसे सोच में था मैं। और जी। रास्ते में ही जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा नेट के साथ जेआरएफ निकला हुआ है, यस। तो उस समय तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तो जेआरएफ कैसे निकला। पता चला? किसने आपको इन्फॉर्म किया था? खुद से देखा था या किसी फैमिली खुद मेंबर का से। फोन है? खुद से देखा था। सर, मैंने खुद से ही देखा था क्योंकि ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि मेरा जेआरएफ ही निकलेगा। तो जब आपने खुद से देखा, उसके बाद जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है कि जो खुशियों को हम दबा के रखते हैं, वो आपने किसके साथ निकाली? आपने पहले घर में किसको फोन किया, पहले किसको बताया आपने? सर, जैसे ही मुझे रिजल्ट का पता चला तो मैंने अपने बड़े भाई को बताया था। सबसे पहले तो अच्छा। मैंने फ़ोन किया और उसके बाद मैंने बताया था कि मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है। ओके। क्योंकि मैंने पहले से ही बता के रखा था कि मेरा जो नेट तो हो चुका है पक्का, क्योंकि नंबर ही इतने थे, हाँ ज़्यादा थे। हाँ। तो उसके हिसाब से मैंने बोल रखा था कि जेआरएफ की उम्मीद है, हो सकता है जेआरएफ भी हो सकता है। अच्छा, तो वो उनके चेहरे की मुस्कुराहट आपने महसूस करी? वो कितना खुश होंगे आपके रिजल्ट को सुनकर। हाँ सर, बहुत खुश हुए वैसे तो। ठीक है, जब आप घर पहुंचे तब घर वालों का रिएक्शन क्या था? कैसे स्वागत आपके गांव में या आपके परिवार में हुआ जब पता चला कि उनको, कि आप पूरे देश में जो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की नींव रखते हैं और जहां 6% रिजल्ट नेट का रहता है, उसमें से 1% रिजल्ट मात्र जेआरएफ का रहता है, वहां पर राजस्थान के एक बेटे ने वो रिजल्ट करके दिखाया, तो पूरे परिवार का, पूरे गाँव का क्या क्या था माहौल वहां पर जब आप पहुंचे होंगे? बताया होगा आपने लोगों को। जी सर, मैं जैसे रात में आया था मैं घर पे। हम्म तो उस समय क्योंकि मैंने कुछ मन्नतें भी की हुई थी, तो हम्म। मैंने मतलब नारियल वगैरह की मन्नतें की थी हाँ हाँ, कोई कि दिक्कत अगर नहीं, मेरा बहुत अच्छा। जेआरएफ निकल जाएगा तो मैं ऐसा, तो मैं जब लेके गया तो घर वालों को वैसे ही पता चल गया कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। हुआ है, हाँ। तो फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे जो रिजल्ट आया है और नेट के साथ जेआरएफ भी हुआ है कंप्लीट। हम्म। अच्छा अच्छा, तो ये रिएक्शन था। ओके। अच्छा, एक और जितेंद्र जी। बहुत बड़ा सवाल आता है। आपने ये बताया था अभी मेरे को इंट्रो में, उससे पहले भी एक वीडियो हमने शॉर्ट्स में करा था कि आपके हाँ गांव में कोई भी विद्यालय नहीं था जहां से आप अपने स्नातक की, आगे ग्रेजुएशन की तैयारी कर सके। अचानक स्कूल खुला और आपने उसमें दाखिला लिया। कैसे आपको जेआरएफ के बारे में पता चला? मतलब एक ऐसे गांव से निकलना जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का और जेआरएफ का लोगों को आइडिया नहीं होता है, वहां से आपने उसको पहले तो जानकारी प्राप्त करी, फिर उसकी कैसे कैसे तैयारी करी। इतनी अपनी आर्थिक स्थिति को समझते हुए आपने इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करी जो यूपीएससी लेवल के एग्जाम कहा जाता है, जैसे कि यूपीएससी जो दे रहा होता है वो कहीं ना कहीं जेआरएफ भी दे रहा होता है। उस एग्जाम को समझा, फिर उसको क्रैक भी करा। वो चैलेंजेस क्या थे जब आपके स्कूल में, आपके गांव में महाविद्यालय भी नहीं था? हाँ हाँ सर, मैंने जैसे 10th की थी कंप्लीट।
तो, जी। तो उसके बाद ही मैंने पढ़ाई जारी रखी थी, हम्म। क्योंकि सभी को नौकरी की आवश्यकता होती है। तो मुझे भी, मैंने भी सोचा था कि बाद में नौकरी करेंगे, कोई कोई सी भी, चाहे जी छोटी जी हो या बड़ी हो। जी। तो मैंने तैयारी जारी रखी। ओके। और 10वीं करने के बाद ही मैंने, जैसे ही बड़े भैया ने गांव में कोचिंग खोली थी ठीक है। चलाने के लिए, तो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हम्म। कोचिंग चालू की थी, प्रारंभ की थी, लगभग 5-6 साल तक चलाई। ओके। तो उसमें मैं भी शामिल था, हिस्सेदार हम्म। था। और मैंने भी उसमें बच्चों को पढ़ाया, लगभग 500 स्टूडेंट थे। बहुत बढ़िया, शानदार। आ, करीबन 500 लगभग थे स्टूडेंट। जी। तो हमने पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ के बाद फिर मैं कॉलेज में हम्म एडमिशन लिया था मैंने। तो हम्म शहर, पास ही के शहर में, उनल में हम्म महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। नया महाविद्यालय था, नया नया, और नए हम्म टीचर जुड़े थे। कुछ हम्म अतिथिगण थे, अतिथि हम्म विद्वान, और कुछ नए नए प्रोफेसर भी आए थे। हम्म तो मैंने उनसे भी बातचीत की थी। और मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की और हम्म। उनसे मिला, मैंने, सर अब जी। क्या कर सकता हूँ मैं इसके ओके। बाद? तो कि अच्छे से तैयारी करो, उन्होंने गाइडेंस देना चालू कर दिया। उन्होंने बोला कि अच्छे से तैयारी करो किसी हम्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। हम्म और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती निकली हुई है, और हम्म कुछ एसएससी वगैरह, रेलवे की, ये सब जॉब है, इनमें अप्लाई करो, किसी में भी हम्म हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई का लेवल अच्छा है तो उसके हिसाब से। हम्म। तो मैंने प्रारंभ भी की, हम्म। मैंने उसके हिसाब से प्रारंभ कर दिया पढ़ाई ठीक है। करना। ठीक है। तो जी सर, फिर बाद ओके। में मैंने दो तीन एग्जाम भी क्लियर की थी। बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन। कौन कौन से थे और एग्जाम? जी सर, मैंने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती थी, वह भी कंप्लीट वेरी की गुड। थी, उसे जी। क्लियर किया, और एसएससी जीडी भी। बहुत शानदार। उसके फिर बाद जी पर जी। मैं रनिंग के लिए नहीं गया था सर, ओके ओके। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मैं और कुछ बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है सर, फिर उसके बाद? जी। उसके बाद फिर मैंने अपने शिक्षकों से सलाह ली कि मैं भी टीचर बनना चाहता हूँ और कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूँ। तो आपको भी तो एक लाइन उन्होंने शायद वो पहले स्ट्रक तो करी मतलब होगी। खुल के नहीं बता सके वो। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बोलिए बोलिए। जी जी जी। 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 मतलब बेहतर तरीके से मैं भी पढ़ा सकता हूँ, इसलिए हम्म मैंने उनसे सलाह ली। तो उन्होंने मेरे जो सर थे, धर्मेंद्र नाम है उनका, धर्मेंद्र तिवारी जी। हम्म तो उन्होंने बताया था कि आप नेट की एग्ज़ाम दीजिए, अगर आप निकाल सकते हैं तो आप पात्र बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और हम्म आप चाहे तो गेस्ट में पढ़ा सकते हैं। हम्म। तो मैंने फिर उसमें अपनी उम्मीद जगाई, और मैंने चालू कर दी पढ़ाई। हम्म। तो नेट के अच्छा साथ अच्छा। मैंने जीआरएफ क्लियर किया। ओके। फिर उन सर को भी बताया, तो वे भी खुश हुए, अच्छा, उनको भी अच्छा लगा। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, नेट और जेआरएफ का? जी सर, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले वाले मैंने अटेम्प्ट में अपनी आप एम जी बोलिए। जी, मैंने अपनी एमए की पढ़ाई जो चल रही थी मेरी, हम्म। तो मेरा मतलब 1 साल कंप्लीट हो चुका था। जी। उससे पहले ही मैंने नेट का फॉर्म डाल दिया था, ठीक है सर, क्योंकि आगे? मैंने पहले यूट्यूब पे सर्च किया, जी तो पता चला कि आप एमए के दौरान ही आप दे सकते हैं। जी। ओके फाइन। परंतु उसमें, हाँ, उसमें कंडीशन ये थी कि आप जब तक आपका स्टेट। एमए हो जाए, हम्म तो वो 2 साल के अंतर्गत होना चाहिए, हम्म नेट का रिजल्ट आ जाए उसके दौरान, दो हम्म। सालों के अंतर्गत। तो उसका अच्छे अच्छे से समझ गया कि इसके अंदर भी दे सकते हैं, और क्योंकि अपना कंप्लीट होने होने ही वाला है। और हम्म। सर मेरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा अभी तक एमए कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छा। मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक, ओके। फोर्थ सेम का। जी सर, जी वेरी फोर्थ गुड। सेम का अभी रिजल्ट नहीं आया है। हम्म हम्म। और और अभी हाथ भी में बैठा हूँ, जेआरएफ है। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो फिर मैं, हाँ जी सर, ये बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब ये बहुत खास बात है, जी जितेंद्र के पास अपने एमए की फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है और लेकिन उसके पास फाइनली जेआरएफ का लेटर है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये एक बात बहुत आपकी यूनिक है। अच्छा, एक बात और, आपका पेपर टू का सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, पेपर टू का क्या सब्जेक्ट था? सर, आप पेपर टू बताइए। मेरा हिस्ट्री है। हिस्ट्री है, इतिहास। ओके। सर, इतिहास मैंने इसलिए, जी। क्योंकि जो सर थे, हम्म। धर्मेंद्र जी, जी। उनके पास भी इतिहास था। ओके। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरा भी खिंचाव रहा उसके प्रति।
कि इतिहास सर भी अच्छा से पढ़ा सकते हैं, पढ़ा रहे हैं। हाँ होता है और हम मुझे भी इंस्पिरेशनल। रुचि है इतिहास में। देखो रुचि होती है जब जो हमको पढ़ा रहा होता है उसके सब्जेक्ट वो रुचिदार, अगर हम किसी भी टॉपिक को बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं जो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं तो बच्चे के अंदर भी और ज्यादा इंटरेस्ट होता है, फिर उसमें और वो क्रिएटिविटी कर लेता है, अपने इनोवेशन से उस टॉपिक को उस हाँ सर। सब्जेक्ट को और ज्यादा अच्छा बना लेता है वो। अच्छा, एक चीज हमारे स्टूडेंट्स को अक्सर ये प्रॉब्लम करती रहती है जितेंद्र, और आपको भी डेफिनेटली करी होगी या नहीं ये आप बताएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दो बहुत बड़े मुद्दे होते हैं, दोनों को मिलाकर ही सिलेक्शन होता है, 300 नंबर्स का होता है। क्या आपकी रणनीति रहती थी पेपर 1 में, क्या आपकी रणनीति रहती थी पेपर 1 को तैयारी करने की, फिर पेपर 2, दोनों कैसे कोलैब करके आप पढ़ते थे और उनको कितना टाइम आप अपने स्टडी में देते थे, और ये क्या रणनीति अपनाते थे आप? जी सर, पेपर 1 के लिए हम्म क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रखी थी, तो हम्म। उसमें जो डीआई वगैरह जो भी सोल्व करने रहते थे, मैं जी। अधिकतर मतलब कर देता था। मुझे ओके। अच्छे से आता था। जी। पर किसी किसी मतलब जैसे सिलेबस हुए, और कुछ नए टॉपिक हुए, जैसे हम्म शिक्षण अभिव्यक्ति वगैरह जो भी है, हम्म तो उनके बारे में जानना होता। तो सर, अड्डा 24 तो है ही अपना, जी। उसमें उससे थोड़ा नॉलेज मिल जाता, और हम्म, मैं अच्छे से तैयारी कर लेता उसके हिसाब जी से। जी। ओके ओके। तो क्या आज जैसे मान और लीजिए अभी कोई, पेपर 2 में तो अच्छे। हाँ हाँ पेपर 2, हाँ बोलिए बोलिए, पेपर हाँ 2 सर, बोलिए। पेपर 2 जो हिस्ट्री है, हाँ। उसमें शुरुआत से ही सर मेरी रुचि थी, तो मैं ज्यादातर उसे पढ़ता रहता था। ओके ओके। तो पेपर 1 में आपने अधिकतर थोड़ा उसे ही कम पढ़ता फोकस था। किया क्योंकि आपने ऑलरेडी पेपर 1 कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी, तो पेपर 1 का आपका बेस आधार बना हुआ था, तो पेपर 2 का आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया था, दोनों मिलाकर माहौल पूरा सेट हो गया एग्जाम के सिलेक्शन का, है। जी जी अच्छा, सर। अगर जो आपकी इतना 3 बार एग्जाम देने के बाद जो आपका अनुभव है वो बहुत बड़ा होता है, अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग अनुभव है। दिसंबर 2023 बहुत करीब खड़ा हुआ है, हमारे पास 70 दिन का मात्र वक्त लगभग बकाया है। क्या लगता है आपको स्टूडेंट को किधर ज्यादा फोकस करना चाहिए? एक 8 स्टूडेंट को जिनका मैथ्स रीजनिंग और ये जो क्वांटिटेटिव पार्ट वाला सेक्शन बहुत वीक है, क्या रणनीति उनको अपनाना चाहिए, क्या लगता है आपको? तो जैसे सब्जेक्ट जो अपना सब्जेक्ट विषय है हम्म पेपर 2 का, हम्म। तो उसमें सर ऐसा है कि यूजीसी नेट का पेपर कुछ इस प्रकार बनता है कि चाहे कितना भी पढ़ो, जी आप किसी भी बुक से पढ़ो, तो जी। उसमें से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भेज सकते। ठीक है। आप चाहे कितना भी पढ़ सकते हो। ओके। अगर आपने बहुत दिनों तक पढ़ रखा है, सालों से पढ़ते आ रहे हो, 4-5 साल हो चुके हैं आपको, हम्म। तो आप अपना दिमाग लगाकर वो क्वेश्चन बना सकते हैं। जी। ओके। परंतु जो पेपर 1 है, हम्म। उसकी बहुत ज्यादा भूमिका रहती है अगर जेआरएफ निकलना हो तो। ओके। क्योंकि तो अगर कम नंबर आए तो आप नेट निकाल सकते हो, पर जेआरएफ के लिए पेपर 1 जरूरी है, बहुत ओके। ज्यादा। जी। क्योंकि उसमें 30+ नंबर ये आने चाहिए, तभी थर्टी आपका प्लस क्वेश्चन जेआरएफ हो 30+ सकता है। क्वेश्चन आपको ठीक करने चाहिए जेआरएफ के लिए। ओके। जी सर। ठीक है, ये बात है। अच्छा, क्या रणनीति आपकी, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? कुछ घंटे फिक्स थे सर आपके या लगभग जब मन आता था छह पढ़ते थे? से सात घंटे तक। 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करते थे आप? सर 6 से 7 घंटे। अच्छा, एक जी। बहुत आजकल युवाओं में एक बहुत चीज आपने देखी होगी, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे आपके हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वगैरह हैं, और बच्चे इंस्टाग्राम की रील, यूट्यूब के शॉर्ट्स और फेसबुक पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्या आपके साथ भी ये चैलेंजेस हुआ करते थे? आप भी कहीं कहीं इंटरेस्ट था आपका ये सब में टाइम बर्बाद करने का? हाँ सर, जैसे मतलब सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा छाए हुए हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अभी हाँ हाँ। फिलहाल तो। मैंने उन पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया, पर मैं यूट्यूब का इस्तेमाल जरूर करता था सोशल मीडिया हाँ। में। अच्छा यूट्यूब अच्छा। का, क्योंकि वहां पर क्या है, यूट्यूब हम्म में ज्यादातर जो क्या एल्गोरिथम ही ऐसा बना हुआ है, जो हम चीज सर्च करते हैं तो वही चीज बार बार दिखाता है उसके हाँ यूट्यूब। रिलेटेड। अगर हम्म। अपन ने सर्च किया है, हाँ सर्च किया है नेट के बारे में, तो वो जेआरएफ के बारे में बताएगा। तो हम्म उससे संबंधित एग्जाम के बारे में, या किसी बड़ी कोचिंग के बारे में हम्म कुछ ना हम्म। कुछ मतलब अलग यूनिक चीज बताते रहता है। तो मैं हाँ वो, ज्यादातर यूट्यूब का इस्तेमाल करता था। हाँ उसकी एल्गोरिदम ही ऐसी होती है, जो आप सर्च करोगे वही आपके रिकमेंडेशन पे वो रखता है, राइट, वेरी गुड। जी। अच्छा, आप एग्जाम के आखिरी 1 महीनों में क्या रणनीति थी, रिवीजन कैसे करते थे? जितना आपने बहुत सारा पढ़ लिया, पेपर 2 में आपने बीए और एमए में बहुत सारा सिलेबस कवर किया जो कि अपने आप में बहुत सिलेबस है, पेपर 1 आपका ठीक था, तो आखिरी कुछ 1 महीने 1.5 महीने में रिवीजन की रणनीति क्या रखते थे, कैसे सिलेबस को पूरा एक साथ रिवाइज करके चलते थे आप? सर मेरे पास
एक बुक है जिसका नाम है मदान, जी, केएस वो, केवीएस हाँ, मदान की। केवीएस मदान, यस यस। जी। तो मैं उसी से पढ़ता था, और डिवीजन में मैं उसी से लगाया मैंने पेपर वन का। ओके। और पेपर टू के लिए मेरे पास स्पेक्ट्रम की बुक और श्रीवास्तव की बुक है। हम्म। और इस तरह से दो तीन बुक थी, तो उनसे हम्म, रिवीजन करता था मैं। और अच्छा फिर अच्छा। लास्ट जो मंथ बचा था, हाँ। उसके दौरान मैंने फिर बाद में टेस्ट चालू कर दिए देने। अच्छा, टेस्ट टेस्ट आपने कितनी एग्जाम से कितने दिनों पहले शुरुआत करी, रणनीति क्या रखी? सर मैंने लगभग 20 दिन बचे होंगे उस मतलब समय। करीबन आपने एक महीने पहले से टेस्ट देना स्टार्ट करा, मॉक टेस्ट के रूप में हाँ, है? करीबन मान सकते हैं, एक महीना मान सकते एक और सवाल इस मॉक टेस्ट में आता है, क्या आप केवल पेपर वन या पेपर टू का एक कंबाइंड मॉक टेस्ट देते थे आप? हैं। जी सर, अलग भी देता था, क्योंकि बहुत सारा में क्या है, अलग भी आते हैं और कंबाइन हाँ, भी आते हैं। कंबाइंड में आते, ओके तो ओके ओके। मैं अलग अलग भी दे के देखता था। अच्छा, जैसे मान लीजिए जितेंद्र, एक बात बहुत है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत ही एक ऐसे गांव से जुड़ते हैं जहां पर शिक्षा सही से नहीं पहुंच पाती है, या उनकी इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती कि वो बड़े शहर में जाकर एक कमरा किराए में लेकर पढ़ाई कर पाए। शायद आपने उस जी स्थितियों को सर। सामना करा है, हम आपसे रूबरू भी हुए हैं, पिछले वीडियोस में हमने आपसे बातचीत करी, आपको भी ये चीज पता है। तो उन स्टूडेंट के लिए जो चैलेंजेस आपके सामने आए, आपने तो बहुत अच्छे से उसको निकाला, एक जिंदगी की जीने की कला आपके अंदर है, और जिंदगी में जो परीक्षाएं आपके सामने आई उसको आप एक एक करके पास करते चले गए, और वो सबसे बड़ी परीक्षा भी आपने पास कर ली। भगवान और अड्डा 24/7 के सबके आशीर्वाद आपके साथ है, और आप शुभकामनाएं भी आपके साथ है, आप आगे बहुत सारी परीक्षाएं पास करते जाएं। तो उन स्टूडेंट के जी लिए सर, आपका क्या धन्यवाद। मैसेज है जो घर बैठे परेशान है, गांव में बैठे अपनी स्थितियों को लेकर मजबूरियों में दबे हुए हैं, उनको क्या आप सलाह देना चाहते हो कि वहां से भी कर सकते हैं, अगर आपने कर दिखाया, क्या है आपके लिए सलाह उनको? सर उनके लिए मेरी एक ही सलाह है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैं उसको बताना चाहता हूँ। जैसे आप अगर किसी यूनिक चीज को चुनेंगे, किसी हम्म अलग ही टाइप की एग्जाम वगैरह कुछ भी, तो हम्म आपको बहुत सारे रोकेंगे कि ये कौन सी एग्जाम दे रहा है और तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बहुत बड़े एग्जाम है ऐसे। हम्म तो बहुत सारे मना बोलेंगे, पर जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। हम्म। तो आपको किसी भी मतलब इस तरह पे किसी भी बात को नहीं सुनना है। आप जो आपकी इच्छा है कि मैं ये निकाल पाऊंगा, ये कर सकता हूँ, तो वो आप उस पे अपना फोकस करिए और उसको निकालने की कोशिश करिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर आप अपना दृढ़ संकल्प बना लें, लोगों के जो हम लोग क्या कहेंगे वो ना सोचें, और एक हट कर गोल बनाएं और उस पर लग जाएं और पूरा कर लेंगे, तो कारवा आपके साथ खड़ा हो जाएगा, ये बात मैंने समझ ली। दूसरी सबसे जी बड़ी चैलेंजिंग बात आती है आर्थिक स्थिति, जो सबसे, अगर बोलते हैं ना, एक पिक्चर में भी कहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना रही, अब हाँ। हमारे पास घर बाबू का खर्चा ना चल पाए तो हम पढ़ाई आगे नहीं कर पाए, उन स्थितियों से आप बाहर आए, उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हम सब गांव से जुड़े हुए हैं, गांव की धरती से जुड़े हुए हैं, मिट्टी जो हम लोगों की है कहीं ना कहीं वो हमें जमीन पे खींच के लेकर जाती है। क्या उनके लिए संदेश है आपका कि वो उस स्थिति से डरे नहीं, भागे नहीं, घबराए नहीं, डिमोटिवेटेड ना हो, कर सकता है कोई भी इंसान? जी सर। क्या शब्द हैं आपके लिए? सर जैसे हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसका भी फायदा अच्छे से होगा। जी, उसका बेहतर फायदा इस तरह से होगा कि हमें पता होगा कि हमारी जिंदगी किस स्तर पे चल रही है। बिल्कुल। और अगर हम किसी बड़े मुकाम पे को छुएंगे, तो हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। बदल जाएगी। तो वो भी कहीं ना कहीं रोल करता है अंदर ही, कि हम्म। हम कुछ बड़ा करें। उसके करेक्ट। साथ ही अगर आप पहले से ही किसी बड़े घर में या किसी अच्छे खासे मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो आप वो करने में सहमत नहीं जताएंगे, सहमति नहीं कर सकते कि हम्म। मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। पर आप जब निचले स्तर से ऊपर उठते हैं, तो आपको बहुत बेहतर लगता है वो चीजें। ओके। बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है जितेंद्र की, मुझे तो बहुत इंस्पायर करती है। मैंने एक बार जब इनसे के साथ छोटा वीडियो, इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप अपना 1 से 2 मिनट का क्लिप भेजिएगा, जब मैंने वो क्लिप देखा उसके बाद मेरे अंदर से एक और इच्छा जागी कि हम एक बार सेशन करेंगे जिसमें आपके बारे में जानेंगे कि आपका बचपन से लेकर जो आपने आज तक का सफर किया, अर्थ से लेकर, बोलते हैं फर्श से लेकर अर्थ, अर्थ से लेकर फर्श, जो बातें कही जाती है, जमीन से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, राइट? लेकिन जितेंद्र ने जो कर दिखाया, एक गांव की जमीन से निकले, ये मेरे को बहुत इंस्पायर कर रहा था कि मैं इनसे बात करूं, इनसे पूछूं इन्होंने क्या करा। आज जाके मुझे कुछ सवालों के जवाब मिल पाए, कुछ सवाल के जवाब अभी भी मेरे पास बकाया है, जो मैं खुद से भी तलाश करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं एक एक विद्यार्थी के जीवन में कठिनाइयां हमेशा लगी रहती हैं, चाहे वो जेब खाली हो,
चाहे दिमाग में कंटेंट ना हो, रिसोर्स की कमी हो, हम कहाँ से पढ़ें, पेड कोर्सेस लें, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस के बारे में सर्च करें। यूट्यूब पर सर्च करने जाते हैं तो हजारों क्लासेस मिलती हैं, वहां से बेहतर की तलाश कर पाना, उस बेहतर में से जो हमें समझ में आए उसकी तलाश करके पढ़ाई कर पाना। और ये जितेंद्र ने करके दिखाया है। उसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, कोई बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, उसी छोटे गांव से तैयारी कर सकते हैं, उस गांव का नाम भी रोशन कर सकते हैं। जज्बा होना चाहिए आपके अंदर करने का, हौसला होना चाहिए करने का, जो जितेंद्र ने करके दिखाया। और कुछ कहना चाहते हैं इन आखिरी पलों में जितेंद्र, आप कुछ और कहना चाहते हैं, आपके मन में हो कि सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ? सर यही कि जो हमारी उम्मीदें हैं, जिस रास्ते पे जाना है कि उसी रास्ते को पकड़ रही है और उसी पे चलते रहे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीदों के रास्ते पे चलते रहे। कभी कदार एक और लास्ट सवाल है, स्टूडेंट की लाइफ में, मैं भी जब स्टूडेंट था कभी कदार डिमोटिवेशन हुआ करता था, होता था थोड़े पलों के लिए, उस स्थिति में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जितेंद्र? जी सर, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अगर जी। मैं पहले अटेम्प्ट में ही बाहर हो जाता, मैं बोल देता हम्म। कि नहीं यार अपन से नहीं हो पाएगा, कि इतने नंबर आए, इतने कम नंबर आए, तो इतना मतलब जेआरएफ का तक मैं कैसे पहुंच पाऊंगा अगर नेट ही नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो हम्म। फिर वो बात बिगड़ जाती पूरी तरह से और मैं इस मुकाम पे नहीं बैठा होता। ओके ओके, ठीक है जितेंद्र। तो मुझे आपसे बात करके काफी इंस्पिरेशनल लगा, मैं इतना मोटिवेटेड हूँ एक एज एन एजुकेटर होकर अपने स्टूडेंट को यहाँ पर देखकर। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स ये बात देख रहे होंगे और गांव के किसी भी कोने से जुड़कर ये बात जितेंद्र की वहां तक पहुंच रही होगी, तो उनके अंदर भी एक अफजाई हो पा, उसका हौसला जाग रहा होगा कि मैं भी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकता हूँ। जितेंद्र ने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया, जिसका अवार्ड लेटर और स्कोर कार्ड मैंने ऑलरेडी इनके एक छोटी सी वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर दिया। ये इनका पूरा फुल सेशन था जहां पर इन्होंने अपने कई सारे एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करा। उसके बाद इन्होंने एक सपना पाया कि दुनिया में एडिशन ने ऐसा कोई बल्ब नहीं बनाया जिसको छुआ कर दूसरा बल्ब जलाया जा सके। केवल केवल एक शिक्षक में ताकत होती है कि जो एक दिया से कई सारे दिया को जला सकता है, एक दिया से कई सारे दिया। तो वही काम अब जितेंद्र करेंगे, अपने एक पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बन के उन्होंने अब कई सारे लोगों को वो जगाएंगे। तो इनके इस सपने को देखकर मुझे भी अपने काम में और पैशन और जुनून सवार हो रहा है। तो मैं भी अब चाहूंगा कि दिसंबर 2023 आगे आने वाले जून 2024 के अटेम्प्ट में कई सारे ऐसे गांव से जो पढ़ना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं और कई तरह के सपने पूरा करना चाहते हैं, उनके सपनों में मैं कैसे बेहतर मदद कर सकता हूं, अब मेरा भी यही एक सपना है जो जितेंद्र का सपना है। थैंक यू जितेंद्र, जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया, और अड्डा थैंक 24/7 की तरफ से आपके आपके परिवार को उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं मैं। थैंक यू सो मच।